नमस्कार। हिंदी की ये मॉर्निंग वाली क्लास जो हमारा मिशन मेरिट 2026 हमारी रिवीजन सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं उमा शंकर जोशी को। इस क्लास में भी जैसा कि हम रोज पढ़ते हैं उसी की तरह सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। उसके अलावा फिर हम इसके जो सप्रसंग व्याख्या है एक दो वो भी इसमें आएगी। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज और फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 10 तो हमारे एमसीक्यूज रहने वाले हैं और 10 हमारे वन लाइनर प्रश्न रहने वाले हैं। और इस तरीके से शानदार क्लास का रिवीजन हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उमा शंकर जोशी इन्होंने एक कृषक से अपनी तुलना करी है कि जिस तरीके से एक कृषक अपने खेत में बीज बोता है उसी तरीके से कवि कहता है कि मैं जो मेरा चौकोर पन्ना है कागज का उस पर भावों रूपी बीज बोता हूं। तो बड़े शानदार तरीके से आपको समझनी है कि कोई भी प्रश्न अगर आपका इस चैप्टर से आता है तो वो राइट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। छोटा मेरा खेत, आप देख पा रहे हो कवि ने एक कल्पना के माध्यम से यहाँ पे हमें समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से हमारा एक छोटा सा पेज कृषक के समान उपज देता है। सबसे पहले हम समझेंगे कवि परिचय। अब कवि परिचय में ज्यादा चीजें इसमें नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा बिल्कुल शॉर्ट परिचय है। अगर परीक्षा में आता है तो पूरे नंबर देगा, आपको याद रखना है। उमा शंकर जोशी मूल रूप से गुजराती भाषा के कवि हैं, याद रखना है आपको। इनका जन्म जो है वो 1911 में जन्म इनका गुजरात में हुआ था और इसीलिए भाषा भी जो है वो इनकी मुख्य भाषा जो है वो इनकी गुजराती ही है। ठीक है, तो गुजराती साहित्य है और गुजराती साहित्य में ही इनको सम्मान भी मिला था। 1967 में निशीथ काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, वो भी याद रखना है। तो दो तो इनके पुरस्कार हो गए, लेकिन जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किस कृति पर मिला था? तो कृति का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि निशीथ कृति किसकी है, निशीथ काव्य संग्रह किसका है। डायरेक्टली परीक्षा में आजकल ऐसा प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि हर बार एक न एक रचना का ऐसा प्रश्न तो पूछा जाता है। इसके बाद अगर संपादन की बात करें तो संस्कृति पत्रिका का संपादन किया था। पत्रिका का नाम ही संस्कृति था, ध्यान देना। और बाकी इनकी विशेषताएं, ये प्रकृति चित्रण और मानवीय संवेदनाओं के कवि है। बिल्कुल हम देख रहे हैं प्रकृति चित्रण के कवि हैं, तभी तो प्रकृति के साथ जुड़ करके अपने आप को खेत की कल्पना करके और अपने आप को एक कृषक मानते हुए और कविता रचते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से आपको इनका परिचय जो है वो अच्छी तरह से याद हो गया होगा। जन्म 1911 में गुजरात में हुआ था, इसलिए गुजरात में हुआ तो इनकी भाषा गुजराती होगी, आप बिल्कुल लिख सकते हो। गुजराती भाषा हुई तो इन्होंने एक रचना लिखी थी निशीथ, उस निशीथ रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, साथ ही साथ एक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अब चूंकि ये जन्मे तो गुजरात में थे, लेकिन जो पत्रिका जिस पत्रिका का संपादन किया उस पत्रिका का नाम था संस्कृति। भाषा इनकी गुजराती थी, लेकिन पत्रिका ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं, बाकी पत्रिका का नाम संस्कृति था, ध्यान देना। तो गुजराती भाषा के कवि संस्कृति पत्रिका का संपादन किया था और इनकी विशेषता है कि ये प्रकृति के कवि हैं और साथ ही साथ मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। तो ये इनका सामान्य सा सिंपल सा इनका हो गया कवि परिचय। मैं आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से आप लोग इसे याद कर पाएंगे। और फिर भी अगर आप चाहते हो तो ये वाला जो भाग है थोड़ा सा एक बार इसको जो आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका जन्म 1911 गुजरात के उमरेठ में, शिक्षा एमए तक प्राप्त की थी गुजराती में। साहित्य उन्होंने मुख्य रूप से जो है वो इनका गुजराती साहित्य है। इन्होंने कविताएं, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचनाएं सब कुछ लिखी थी। प्रमुख सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1967 में निशीथ के लिए और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। संपादन और कार्य क्या क्या है? तो इन्होंने संस्कृति पत्रिका का संपादन किया था, गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे और राज्यसभा सदस्य भी रहे थे। इनकी काव्यगत विशेषता देखें तो प्रकृति चित्रण और मानवीय संवेदनाओं के कवि और गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो यह सिंपल सा इनका एक सामान्य परिचय हो गया। अब देखो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहां पर हम थोड़ा सा कविता का मूल भाव देखते हैं, क्योंकि हर कविता के मूल भाव पर एक प्रश्न जो है वो आपका बनता है। कई बार सीधा सीधा प्रश्न आता है, जैसे मान लो जो इसी कविता का उदाहरण लें कि छोटा मेरा खेत कविता का मूल भाव क्या है?
तो मूल भाव में फिर आपको ये 4 लाइनें तो लिखनी पड़ेगी, 3-4 लाइनें तो लिखनी पड़ेगी, तभी आपको 1 या 2 नंबर मिलेंगे। तो पहली बात तो रूपक, रूपक का मतलब समझते हो ना, किसी चीज को किसी चीज का रूप दे देना, है ना, उसी के रूप में उसे मान लेना। तो यहाँ पे रूपक क्या है? रूपक है कि कवि ने कागज के पन्ने को चौकोर खेत माना है, कागज के पन्ने को खेत का रूप दे दिया, तो ये तो हो गया रूपक। उसके बाद सृजन प्रक्रिया में आप क्या लिखेंगे? जैसे खेत में बीज बोने से फसल उगती है, वैसे ही कवि के मन में आए विचार, यानी विचार जो भाव थे कवि के, है ना, वो बीज कल्पना के सहारे कविता का रूप लेते हैं, कविता फसल हो गई। इसके बाद शाश्वत फसल क्या है? खेती की फसल एक बार कटती है, लेकिन साहित्य की फसल, यानी साहित्य का जो आनंद होगा, साहित्य का जो सौंदर्य होगा, वो अनंत काल तक पाठकों द्वारा लूटा जाता रहेगा, फिर भी कम नहीं होता है। तो कविता का मूल भाव क्या हो गया? पहली चीज तो ध्यान देना है कि कवि ने कागज को एक खेत माना है। उसके बाद कवि के मन में जो भाव आते हैं, उन भावों को बीज मान करके खेत पर जो है कागज के पन्ने पर बोया, और वो फसल जो है वो अनंत काल तक उसका फल देती रहेगी। तो ये इसका केंद्रीय भाव हो गया। अब देखो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आप देखेंगे हमारा, यहां पे कुछ चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई बार यहां से प्रश्न बन सकता है। महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक क्या है कि जैसे छोटा मेरा खेत चौकोर, चौकोर इसीलिए क्योंकि कागज इस तरीके का होता है ना, 4 कोने वाला, इसीलिए इसे चौकोर कहा है। तो छोटा मेरा खेत का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे कवि का अर्थ है कवि के कागज का पन्ना, जिस पर कवि अपने भाव लिखेगा, कविता बनाएगा। उसके बाद बीज किसे कहा गया है इसमें? तो कवि के जो भाव है, विचार हैं, अभिव्यक्ति हैं, वो बीज है। यहाँ पे रसायन से क्या तात्पर्य है? जैसे रसायन मतलब खाद हम कहते हैं, तो यहाँ कल्पना और अनुभूति जो है कवि की, वो उसे उसे खाद कहा गया है। अंधड़ से क्या तात्पर्य है? तो भावनात्मक आवेग, मतलब तीव्र रूप से जो कवि के मन में भाव आए, उसी को भावनात्मक आवेग को ही यहाँ पे अंधड़ माना गया है। अनंत कटाई की, अनंत कटाई से तात्पर्य है साहित्य की अमरता, कभी समाप्त न होना। साहित्य जो कवि लिखेगा, जो कविता लिखेगा, वो अनंत काल तक पाठकों को सौंदर्य प्रदान करेगी, पाठकों को आनंद प्रदान करती रहेगी। ये कुछ प्रतीकात्मक आपको याद रखने हैं। अब हम करेंगे एमसीक्यूज, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझना है, शानदार एमसीक्यूज है। पहला एमसीक्यूज देखो, ध्यान ध्यान से देखना। लिखा है कि कविता में छोटा मेरा खेत किसे कहा गया है? तो कागज के पन्ने को, अपने उस चौकोर छोटे से कागज के पन्ने को कवि ने अपना क्या माना भाई? खेत माना है। तो पहला प्रश्न आपका हो गया कि कागज के पन्ने को कवि ने अपना खेत माना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, दूसरा दूसरा प्रश्न है कि कवि ने बीज किसे माना है? तो कागज के पन्ने को तो खेत माना, तो जो भाव आए थे ना कवि के मन में, कवि के हृदय में, उन भावों को कवि ने उस कागज पे लिखा, तो वो जो भाव थे उसके, वो विचार जो थे, वो अभिव्यक्ति जो थी, वो उसका क्या हो गया भाई? उसके बीज हो गए, ध्यान देना। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बीज को अंकुरित होने के लिए किस रसायन की आवश्यकता बताई गई? जैसे हम खेत में अगर बीज बोते हैं, तो बीज बोने के बाद में फसल अच्छी हो, इसके लिए हम उसमें खाद डालते हैं। तो अब यहां पर तो खेत तो था नहीं, कागज का पन्ना था, उसी को खेत माना है। बीज भी नहीं थे, बीज क्या थे? कवि के जो भाव थे, कवि के जो विचार थे, अभिव्यक्ति थी, उसको बीज माना है। तो फिर यहाँ पर कौन से खाद डालेंगे हम? यहाँ पे कौन सा रसायन डालेंगे? तो यहाँ पे रसायन डालने का मतलब है कल्पना, क्योंकि अब जैसी कल्पना होगी कवि की, जैसे कवि की कल्पना और जैसी कवि की अनुभूति होगी, उसी के अनुरूप जो है वो कवि बीज बोएगा, मतलब उसके अनुरूप कवि वहां पे शब्द रखेगा, भाव रखेगा, और उतनी ही सुंदर कविता बनेगी। जितनी सुंदर कल्पना, उतनी सुंदर कविता। तो रसायन का काम यहाँ पे कल्पना ने किया है, कवि की कल्पना और कवि की अनुभूति ने यहाँ पे रसायन का काम किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है देखो, कविता में अंधड़ किसका प्रतीक है? तो कविता में अंधड़, अंधड़ का मतलब नहीं समझते हो आप? जैसे एकदम तेज हवा, बारिश और ये तेज आ जाना, तूफान टाइप, तो वो अंधड़ कहलाता है। तो यहाँ पे कवि जब लिख रहा था, तो कवि के मन में अचानक से इतने भाव जागृत हुए, इतने हृदय में विचार उत्पन्न हुए कि वो जो विचार एकदम आए ना, वो सारे के सारे भावनात्मक जो आवेग कवि के हृदय में उत्पन्न हुआ था, उसी को कवि ने यहाँ पे अंधड़ मान लिया है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ, बीज का
बीज का गल जाना साहित्य रचना में क्या दर्शाता है? जैसे बीज गलता है ना, तो गलने के बाद फिर उसमें अंकुरण होता है, तो साहित्य में इसका क्या संदर्भ है? साहित्य में कौन सा बीज गलने से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है कि अहम का त्याग और रचना में विलीन होना, यानी जो अहंकार है वो उसको त्याग देना है, उसके बाद फिर एक नई रचना का निर्माण होना है। बीज का गल जाना साहित्य में, साहित्य रचना में क्या दर्शाता है? ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि इस खेत की फसल की क्या विशेषता है? तो ये जो खेत है कागज रूपी खेत, इस खेत की फसल की क्या विशेषता है कि ये फसल जो है ये अनंत काल तक कटती रहेगी। अक्षय पात्र, अक्षय जो कभी क्षय नहीं होता, जिसमें जो फसल कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अपन खेत में जो फसल बोते हैं वो तो जब पकेगी उस समय में काटनी पड़ेगी, तो एक बार बोई एक बार कट जाएगी। लेकिन ये जो फसल होगी कागज पर बोई हुए विचारों, अभिव्यक्ति और भावों की जो फसल होगी वो अनंत काल तक पाठकों को सौंदर्य प्रदान करती रहेगी, भाव प्रदान करती रहेगी और रस प्रदान करती रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द के अंकुर फूटने के बाद क्या हुआ? तो शब्द के अंकुर फूटने के बाद क्या हुआ? पल्लव पुष्पों से नमित हो गया, यानी कृति पूर्ण हो गई, रचना पूर्ण हो गई। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न यहां पे देखेंगे हम। अगला हमारा प्रश्न है कि कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो कवि ने अपने आप को कृषक रूप में प्रस्तुत किया है, यानी खुद को तो कृषक मानता है, किसान मानता है, अपने आप को किसान मान लिया और अपने आप को तो फार्मर मान लिया और अपने कागज के पन्ने को खेत मान लिया, अपने मन के भावों और विचारों को उसने बीज मान लिया, अपने मन की कल्पना को, दिमाग की कल्पना को उसने रसायन मान लिया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला है कि रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है जो कभी समाप्त नहीं होगा? तो यहाँ पे कवि ने जो साहित्य या जो कविता है भाई अपने उसने कागज पे जो कविता लिखी है वो कविता अब उसका रस का अक्षय पात्र हो गया, यानी वो कविता अनंत काल तक रस प्रदान करती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है 10वां प्रश्न कि छोटा मेरा खेत कविता का मूल संदेश क्या है? इसकी मूल शिक्षा क्या है? क्या कहना चाहता है कवि इस कविता के माध्यम से? तो यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि रचनात्मक प्रक्रिया का महत्व और आनंद अलग ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये आनंद अनंत काल तक हमें आनंदित करता रहता है, अनंत काल तक हमें सौंदर्य प्रदान करता रहता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ एक एक लाइन के 10 प्रश्न हैं जो हम कर लेते हैं। यहां से अगर कोई प्रश्न बनता है तो निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलने वाली है। पहला प्रश्न है कि उमा शंकर जोशी मूलतः किस भाषा के कवि है? तो हमने देखा था गुजराती भाषा के कवि है, 1911 में गुजरात में जन्मे हैं। गुजराती भाषा के कवि होते हुए भी इन्होंने संस्कृति पत्रिका का संपादन किया था। निश्चित रचना पर इन्हें जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1967 में मिला था, साथ ही साथ इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, छोटा मेरा खेत में क्षण का बीज किसका प्रतीक है? तो छोटा मेरा खेत मतलब चौकोर जो पन्ना है उस पर क्षण का बीज क्या है? अचानक आए विचार या उसके भाव मन के, वो उसके बीज हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि साहित्यिक कृति और खेती की फसल में क्या मुख्य अंतर है? तो जो साहित्य की फसल है वो अनंत काल तक कटती रहेगी, जबकि खेती की फसल है वो एक बार में कट जाएगी। खेती की फसल समय के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि साहित्यिक कृति जो होती है, रचना जो होती है वो अक्षय बनी रहती है, अनंत काल तक बनी रहती है। नेक्स्ट, कवि ने अपने कर्म को किसके समान माना है? कृषक के समान, किसान के समान जो है वो अपने अपने कर्म को, या फिर अब ये कह सकते हैं कृषि कर्म के समान, खेती के कार्य के समान माना है। निषेध काव्य संग्रह के लिए कवि को कौन सा पुरस्कार मिला? तो 1967 में, ध्यान देना है, 1967 में कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए 10 और प्रश्न है, 5 और प्रश्न है, 5 और 5 10 हो जाएंगे टोटल। तो 10 एमसीक्यूज हो गए और 10 वन लाइनर हो गए और हमने कवि परिचय देखा। तो देखो अगला प्रश्न क्या है कि पल्लव पुष्पों से नमित का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है रचना का भावों और शब्दों से परिपूर्ण होना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, खेत के चौकोर होने की तुलना किससे की गई है? तो खेत के चौकोर होने की तुलना कागज के 4 कोनों के पन्ने से की गई है। अगला प्रश्न है कि कविता में आंधी का आना किस स्थिति को दर्शाता है?
तो कविता में आंधी के आने से तात्पर्य है मन के विचारों और भावों की तीव्र उथल पुथल को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि रस का पात्र सदा के लिए क्यों भरा रहता है। तो देखो कविता जो है, साहित्य जो है, वो साहित्य का आनंद जितने लोग लेते हैं वह उतना ही बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा मेरा खेत कविता हिंदी के किस पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो ये आरोह भाग 2 में संकलित है। ये प्रश्न तो नहीं आएगा भाई, ऐसा प्रश्न तो नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ देखो आपको परीक्षा की शुभकामनाएं, और प्रतिदिन हम एक एक टॉपिक इसी हिसाब से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये कंप्लीट नोट्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैं बता दूं, हिंदी की क्लास भी शाम को मिलेगी आपको, इंग्लिश की भी मिलेगी, और लाइव क्लास हमारे शाम को 8 बजे रहती है। ठीक है, कैसी लगी ये क्लास मुझे बताइए जरूर, क्योंकि आपके फीडबैक के आधार पर फिर हम नेक्स्ट क्लास ला पाते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।